नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है उसके बारे में बता देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ उत्तर प्रदेश पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉम्बो बैच बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स की जो प्रॉपर प्रिपरेशन, किस तरह से इसको अप्रोच करना है, किस तरह से आपको इसके अंदर समझ डेवलप करनी है, वो इसमें आपको बताया जाएगा। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है आपकी 38,500, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करते हैं, अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करते हैं तो आपकी जो फीस है वो घट के 21,999 हो जाती है। ठीक है। और ये बैच है जो ये 22 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे। तो इसका आप ध्यान रखिए और जल्द से जल्द इसमें एडमिशन ले लीजिए। चलिए, हमारा जो पहली खबर है वो आपके बहुत ही फेमस खबर है जो अभी चारों तरफ सुर्खियों में है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अतीक अहमद की किलिंग से संबंधित है। अतीक अहमद की जो किलिंग है, जिसमें यूपी सरकार है जो उसने 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन बैठा दी है, जो कि इंक्वायरी होगी, जिस पर ये होगा कि भाई ये जो संस्था है ये इंक्वायरी करेगी और ये फिर डिसाइड करेगी कि क्या ये जो मर्डर हुआ है इसके पीछे कैसी साजिश थी, कोई ऐसा तो नहीं कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि देखिए, जो भी एनकाउंटर होता है, वैसे आपको ये बात पता होगी कि एनकाउंटर आपका ये कहीं भी आईपीसी के अंदर नहीं है। अब क्योंकि ये आईपीसी के अंदर नहीं है तो फिर इसके अंतर्गत क्या है नियम, तो ऐसा नहीं है कि आईपीसी में नहीं है तो कहीं कुछ इसके बारे में लिखा ही नहीं गया। बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जहां पर इसके बारे में लिखा गया है। अगर मैं आईपीसी की धारा 67 के बारे में बात करता हूं तो उसमें पूरी जो नियमावली है वो उसके बारे में पूरा बताया गया है। इवन उसमें 2 बातें जो मेन मुख्यतः लिखी गई हैं वो ये हैं कि अगर कोई अपने बचाव में, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ही कोई शब्द एनकाउंटर कहता है तो एनकाउंटर का मतलब यहाँ सिर्फ पुलिस से जुड़ा नहीं है। ये बहुत से लोगों की गलत धारणा होती है, जिसमें सिर्फ इतना होता है कि एनकाउंटर पुलिस ही कर रही है। नहीं, एनकाउंटर को आप बस ऐसे समझिए कि वो एक जवाबी कार्रवाई में हुई एक प्रक्रिया है। ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी ने अटैक किया और आपने अपनी आत्मरक्षा में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो वो एक एनकाउंटर की कैटेगरी में आता है। ऐसा अगर पुलिस से भी हुआ है, क्योंकि पुलिस अगर वहां जा रही है तो उसके लिए भी नियम है भाई, उसका भी तो नियम है कि पुलिस को जाने से पहले अपनी एक फाइल में सबसे पहले दर्ज करना होगा। फाइल में दर्ज करने के बाद ही वो कार्रवाई के लिए जाएगी, और उस कार्रवाई के दौरान, पकड़ने के दौरान, क्योंकि पुलिस का काम क्या होता है कि अपराधी को पकड़ना और फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना। ठीक। तो अगर वो वहां पर गए और फिर उसके बाद सामने वाले ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो जिसकी वजह से अपनी आत्मरक्षा में उन्हें जवाब देना होता है, तो उस जवाबी कार्रवाई में अगर सामने वाले की मृत्यु हो जाती तो वो एनकाउंटर कहलाता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि फिर 2 पहलू आ जाते हैं कि भाई जब एनकाउंटर होता है तो जिसका एनकाउंटर हुआ है उसके परिवारजन हमेशा ये कहते हैं कि ये एनकाउंटर फेक है। ठीक है। और जिसने एनकाउंटर किया है वो बॉडी हमेशा ये कहती है कि नहीं, हमने अपनी आत्मरक्षा में ऐसा किया है। तो इसलिए एक विषय बनता है जो कि आपकी जांच का विषय हो जाता है। और क्योंकि वो जांच का विषय है, इस वजह से क्योंकि वो एक जांच का विषय बन जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए कि भाई किस तरह से जांच करेंगे। ठीक है। मैं आपको हाँ वो 2 बात बता रहा था कि जो सेक्शन 67 में लिखी हुई हैं वो 2 बातें हैं कि अगर कोई अपनी शरीर की जांच, शरीर को बचाते समय, ठीक है, 2 शब्द जो लिखे हैं वो है शरीर और दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है। शरीर और प्रॉपर्टी, चाहे वो चल और अचल प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है। शरीर को बचाते समय या प्रॉपर्टी के बचाने, प्रॉपर्टी को आप इसलिए ऐसे समझ लीजिए कि कई बार जो विवाद होते हैं वो प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट होते हैं और फिर वो एक हिंसा में बदल जाते हैं। तो उसमें कई बार मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ कि लड़ाई हो गई और उसकी वजह से क्या है कि कुछ ऐसे आत्मघाती हमले हो गए जिसकी वजह से मौत हो गई, तो वो भी एक एनकाउंटर की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अब अगर किलिंग हो गई है तो ऐसा नहीं होता कि उसके पीछे इंक्वायरी नहीं होगी, तो उसकी जो जांच होगी उसकी भी प्रॉपर 2014 में एक जो लैंडमार्क जजमेंट केस आया था, उस 2014 में एक केस में जो उस वक्त के सीजीआई आरएम लोधा जो सीजीआई थे उस वक्त, उन्होंने पूरा प्रोसीजर
आप कह सकते हैं कि 16 पॉइंट का एक प्रोसीजर था, वो उन्होंने बताया था कि जब कोई एनकाउंटर होगा तो ये प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाएगा। उस प्रोसीजर के तहत इंक्वायरी भी एक पार्ट है। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से इस खबर को पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अतीक अहमद की जो किलिंग हुई है वो उसमें उसके तहत क्या है कि 3 मेंबर्स की जुडिशियल कमीशन है जो वो बैठ गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी खबर को देखते हैं और देखिए कि यूपी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग है जो 3 मेंबर का वो बना दिया गया ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए। ठीक है, किस चीज को? शूटिंग जो हुई है आपके जो पुलिस और मीडिया के सामने जो शूटिंग हुई है ना, वीडियो मेरे ख्याल से अब तक सब आप लोग देख ही चुके होंगे। और मीडिया के सामने, पुलिस के सामने इस तरह की जो सरेआम घटना हुई है, मतलब ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि दिल दहलाने टाइप से है। ये ऐसा है कि मतलब जिसके आप पुलिस को क्या समझा जाता है? पुलिस को ये माना जाता है कि भाई पुलिस के साथ हैं हम तो मतलब सुरक्षित हैं। आपकी अगर सिक्योरिटी की बात कही जाती है तो भी पुलिस का ही हवाला दिया जाता है कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी तो पुलिस को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो एक दिल दहलाने वाला है, आप कह सकते हैं। तो उस पर क्या है कि जांच की बात हो रही है। अब वो देखिए यहाँ पर डिबेट का इशू अलग है कि कौन था, वो क्रिमिनल था कि कैसा आदमी था, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो मेन बात है उस जिसकी वजह से ये जांच बैठी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द कमीशन विल बी हेडेड बाय द हाई कोर्ट जज। और ये जो कमीशन है ये हाई कोर्ट के जज हैं जो क्या नाम है, अरविंद कुमार त्रिपाठी। ठीक है, वो इसको हेड करेंगे। और रिटायर्ड जज हैं ब्रजेश कुमार सोनी, वो करेंगे। और फॉर्मर डीजीपी हैं, क्या नाम है, सुभेश कुमार सिंह। ये जो 3 मेंबर मैंने बताए तो यही 3 हैं जो इसको बॉडी के को हेड करेंगे। ठीक है, आगे देखिए जो कमीशन है ये आपकी किसके तहत बनाई गई है? कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट विल हैव टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन द किलिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट विद इन 2 मंथ। ठीक है, ऑन द किलिंग्स टू द गवर्नमेंट, मतलब कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो मृत्यु हुई है, ये जो हमला हुआ है, इस हमले की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये है पूरी खबर। देखिए अब क्या है, इस कमीशन के पास पावर क्या क्या है ये भी समझ लीजिए कि ये जो अटेंडेंस, उपस्थिति की बात कर रहा है कि मतलब वहां पर जो भी लोग थे उनको एग्जामिन किया जाएगा जो वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा जो और भी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब कलेक्ट किए जाएंगे, उस पर स्टडी होगी। उसके अलावा जो एफिडेविट्स हैं वो पूरे हलफनामे बनाए जाएंगे। और उसके अलावा जो ये सार्वजनिक रिकॉर्ड है उनकी भी मांग की जा सकती है। इसके अलावा जो गवाह और जो दस्तावेज हैं उनके माध्यम से पूरी इंक्वायरी है जो वो की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगली खबर क्या है कि सीआरपीसी का, क्योंकि आपको ये पता है कि इसके बाद ये धारा 144 लग गई है, ये जो हत्याकांड हुआ है इस कांड के बाद धारा 144 लग गई है। तो आपको धारा 144 के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या है सीआरपीसी की धारा 144, और ये है सजा का प्रावधान। ठीक, देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये आपको पता है कि लास्ट में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। देखिए सीआरपीसी की जो धारा 144 है वो कहीं पर भी इम्पोज की जा सकती है, किसी भी सिटी में अगर कोई वहां पर स्थिति खराब जैसा मामला देखने को मिलता है तो वहां पर 144 है जो जिसके तहत वहां कुछ भी 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते, मतलब भीड़ है जो वो इकट्ठी नहीं हो सकती, गैदरिंग नहीं हो सकती, ये इसके तहत है। ठीक है, तो सीआरपीसी है जो सबसे पहले 1974 में इंप्लीमेंट किया गया था। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो इशूइंग अथॉरिटी हैं, ये याद रखना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो वो धारा 144 लगाने के लिए जो जिनके पास अथॉरिटी है वो हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए टाइगर अटैक्स 40-year-old फार्मर इन्वेस्टिगेटिंग द हार्वेस्टिंग द केन्स, है ना। देखिए जो गन्ने की कटाई कर रहे थे एक जिनको टाइगर अटैक हो गया है। अब यहां से क्या होता है, देखिए ये तो एक नॉर्मल सी खबर है जो कि नहीं पूछी जाएगी, देखिए डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहां से जो पूछा जाएगा वो क्या है, जो पूछा जाएगा वो है मैन एंड
इसकी वजह से जो पूछा जाएगा, देखिए अभी आजकल क्या है, जो ट्रेंड जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है कि आपको खबरों से लिंक करना होता है अपने स्टैटिक पोर्शन को, या ऐसी चीजों को जो साथ में खबरें दूसरी तरफ भी चल रही हैं, ठीक है। तो मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये है जो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो इस खबर के कारण आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि ये एक तरह का इट इज एन एनकाउंटर, किसके किसके बीच में, ह्यूमन के बीच में और किसी जंगली जानवर के बीच में, जो कि क्या करता है, लॉस कर देता है दोनों में से किसी एक साइड का, कि बहुत एक्सट्रीम है, या तो जानवर मरता है या तो ह्यूमन मरता है, तो लॉस तो हो ही रहा है, ठीक। तो उसमें और दूसरा इसके कारण कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हैबिटेट लॉस, अब शहरीकरण हो रहा है। अब भाई शहरीकरण हो जाएगा तो जानवर रहेगा कहाँ, भाई उसका तो घर ही है जंगल, तो एक तरह से उसका घर ही तो तोड़ रहे हो, ठीक, तो वो तो हिंसा करेगा ही फिर, ठीक। दूसरा आपका क्या, इको टूरिज्म, अब वहाँ पर क्या है कि आपने टूरिस्ट फैसिलिटी बढ़ा दी, टूरिस्ट फैसिलिटी मतलब कि पर्यटन का इतना ज़्यादा वहाँ पर स्कोप बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, अब ह्यूमंस इतने ज़्यादा हैं जहाँ पे उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और दूसरा वो मतलब इंटरफियर फील कर रहा है, तो उसकी वजह से अटैक्स होते हैं, ठीक। उसके अलावा क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, दोनों की ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमंस की भी बढ़ रही है और वाइल्ड एनिमल्स की भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से अटैक्स होते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है जो, वो क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न है जो वो चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि वाइल्ड एनिमल हैं जो वो फार्म्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके खेत हैं उनकी तरफ वाइल्ड एनिमल्स जाते हैं, और फिर आप, ताकि वो कहीं खेत ना खराब कर दे, आप उसको भगाते हो, जिसकी वजह से कई बार मौतें हो जाती हैं, है ना, करंट लगा देते हैं लोग तारों में, उसकी वजह से मौत हो जाती है, या भागते हैं तो भागने में कहीं फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मौत होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि आपका मूवमेंट ऑफ द वाइल्ड एनिमल फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया टू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, ठीक है, तो जहाँ पे ह्यूमंस रह रहे हैं वहाँ पर इस तरह की न्यूज़ आपने कई बार सुनी होगी कि जो जहाँ पे मेन बस्ती है, घनी बस्ती में ब्लैक पैंथर आ गया, है ना, कभी आपने सुना होगा कि टाइगर आ गया, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि ह्यूमंस पर वो अटैक कर देते हैं जंगली जानवर, हाथी आ जाता है, ये फोटो में भी आप देख पा रहे हैं ना, तो ये इस तरह के अटैक्स कई कई सारे हो जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि हम उनके क्षेत्र में और में इंटरफियर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब हम उनके क्षेत्र में इंटरफियर कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस तरह के अटैक्स हैं जो वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप ये देखिए कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। देखो, एक तो क्या है कि आदमी और आपका जो जानवर दोनों ही घायल हो सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी, जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उनका भी डैमेज हो जाता, मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिलता है, एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आपका जो स्पीशी है ना, अगर वो मारी जा रही है, कि जितनी बार वो आ रहा है ह्यूमंस के एरिया में उसको मार देते हो, वैसे ही वो ऑलरेडी किसी क्षेत्र में रह रही है और कम है उसकी क्वांटिटी, अगर वो वहाँ मार भी दी जाएगी तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक। उसके अलावा क्या है कि वायलेंस है जो एनिमल्स के अगेंस्ट वो बढ़ रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि क्रॉप्स और कल्चरल लैंड है जो, उनमें खतरा देखने को मिला है, क्योंकि वो आपके खेत उजाड़ देते हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड्स में गिरावट देखने को मिली है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, तो देखिए आपको पता है कि 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि इन चीज़ों पर नियम बनाए जा सकें। एडवाइजरी जारी की गई है किसके तहत, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर हुआ आपका, और आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया और रिजर्व्स होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व, आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इनमें क्या है कि नियम बनाए गए हैं कि कौन यहाँ पर जा सकता है। इसके अंदर 3 होते हैं, एक कोर एरिया हो गया आपका, ठीक है, एक आपका उसके बाहर वाला एरिया हो गया, और एक मेन पेरिफेरल एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अलाउड है, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है, ये सारे नियम हैं जो वो बनाए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो बनाए जाते हैं जो आपका नेशनल पार्क वगैरह, इनको इस हिसाब से बांटा जाता है कि ये कोर एरिया है इसका, ये इसका ट्रांजिशनल एरिया है बीच वाला,
ठीक है, और ये इसका बाहर वाला पेरिफेरल एरिया है। ठीक, तो इस तरह से इनको बांटा जाता है। आगे देखिए अगली खबर है जो हमारी वो G20 समिट को लेकर के है कि क्योंकि आपको पता है कि बनारस में आपकी जो 3 दिन की समिट है ये होने जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हो रही है? बनारस में। ठीक है, चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। और इवेंट्स हैं जो वो बनारस में, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये देख लीजिए, सारे नाम लिखे हुए हैं। यूके, टर्की, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, रशिया, कोरिया, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा और आपका ऑस्ट्रेलिया और एक आपका यूरोपियन यूनियन। क्योंकि G20 की बात हो रही है तो आपके 19 देश प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए G20 समिट में आप ऐसे देखिए इसकी थीम क्या है ये याद रखना, ये प्री में फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है। क्या है थीम? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। ये आपका यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए 20 लीडिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में और डेलीगेट्स हैं जो कि इसके पार्टनर कंट्रीज बनेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी, मेन इसकी थीम ध्यान में रखिएगा और इसके कौन कौन से G20 में नेशंस हैं उनका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आप देखिए कि फोकस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो फोकस एरिया क्या है कि सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम एंड हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट, है ना। स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि खाद्य प्रणाली को डेवलप करना। उसके अलावा आपका जो खाद्य सुरक्षा है उसके बारे में बात करना, पोषण को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, आपका इनोवेशन जो आपका नवाचार है उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा आपकी जो एग्री फूड सिस्टम है उसको लचीला बनाना। ठीक है, जो आपकी खाद्य प्रणाली है उसको लचीला बनाना, और जो आपका डिजिटल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन है ये डेवलप करना वहाँ पर, ताकि कृषि में जो है वो डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पता चले, आपने सॉइल हेल्थ कार्ड सुना होगा, है ना। इससे क्या हो रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड से पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीपीपी के माध्यम से क्या है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एग्रीकल्चरल भूमियों पर भी अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले से ही मान लीजिए कि अगर किसी को पैसा दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि लो यहाँ पर ये फलाना फसल आप उगाओ। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, किसान साउंड हो गया ना, किसान को पहले से ही क्लियर हो गया कि भाई मुझे तो साल भर का पैसा पहले ही मिल चुका है, अब बस काम करके उनको ये दे देना ताकि अगली साल भी मुझे ये चीज़ स्टैंडर्ड मिलता रहे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको G20 के मेंबर्स दिखाए थे, तो हु आर द मेंबर ऑफ G20 फॉलोइंग कंट्रीज, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो। ठीक, अब इन दोनों में से आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से G20 के मेंबर्स हैं। आप इनको पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर कर लीजिए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर द जुडिशियल कमीशन डज नॉट हैव। ठीक, जुडिशियल कमीशन के पास ये इनमें से कौन सी पावर नहीं है? डिस्कवरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग मैटर ऑफ एफिडेविट, पनिशिंग द ऑफेंडर और एग्जामिनिंग द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या होगा जल्द से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 144 है जो वो कौन इशू करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कौन करता है? जल्दी बताइए। अगला देखिए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जो वो गवर्नड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के तहत गवर्न की जाती है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1968, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्द से जल्द मुझे इसके आंसर बताइए और ये आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF है मैं शेयर कर दूंगा जिसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर om.narayan@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। @omdivedi007 मेरी टेलीग्राम की पर्सनल यूजर नेम है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम के तहत, तब तक के लिए धन्यवाद।